नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करें तो अगर न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप का माना जाए तो उसमें जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा। बहुत नेचुरल सी बात है। अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 πr³ होगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं ए, तो ये इसके बराबर प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है 4/3 पाई तो कांस्टेंट है तो इसको इस साइन में इंक्लूड कर लो। सो r³ प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा है और r प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 आ रहा है। और साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, r0 कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आती है 1.2 के अराउंड या 1.3 फर्मी। ए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये इस एग्जाम में इसका फॉर्मूला आ सकता है। अब एक चीज हम प्रूव करते हैं, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है यानी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट आती है, ये प्रूव करना है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी निकालते हैं। सो मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मास जो है हमें टोटल मास निकालना है। अब मान लीजिए आपके पास में ये एक न्यूक्लियन का मास जो है m है, करेक्ट। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, a है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा न्यूक्लियस का, m इंटू a हो जाएगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने अभी अभी निकाला 4/3 πr³। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब r³ की वैल्यू यहाँ से रखो, r³ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, m/4/3 πr0³ और ये सारे टर्म कांस्टेंट है क्योंकि r0 कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। मास ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन का मास लो चाहे प्रोटॉन का मास लो बट वो कांस्टेंट होता है। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, एग्जाम में प्रूव करने आ सकता है। So this constant density of nuclear matter leads to the liquid rock model। अब ये डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से न्यूक्लियस को एक लिक्विड की ड्रॉप के साथ कंपेयर करके एक मॉडल बनाया गया है जिसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये मेथड आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं कि न्यूक्लियर की रेडियस को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज रेडियस मेथड और एक न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस मेथड। न्यूक्लियर चार्ज रेडियस मेथड में दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग और म्यू स्कैटरिंग। और ये न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस मेथड में न्यूक्लियर मास रेडियस होता है जिसमें स्कैटरिंग बाय न्यूट्रॉन्स और स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियर बाय लाइट न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियर और लाइट न्यूक्लियाई का स्कैटरिंग करते हैं। ये मेथड आपके पास में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मास की। ये आपने बीएससी में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर मास होता है उसको एटॉमिक यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट एब्रिविएशन है एएमयू। और आप जानते हो 1 एएमयू को 1 यू भी लिखा जाता है। 1 एएमयू होता है मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। सो अगर इस मास ऑफ C12 को मैं ये लिखूं m ब्रैकेट में लिख दूं C12, तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, डिवाइडेड बाय 12 किसके इक्वल आ रहा है, 1 एएमयू के इक्वल आ रहा है। यहाँ से mc12 की वैल्यू निकालें तो 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। 1 एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने का तरीका ये 11-12 में पढ़ा होगा आपने, मेरा मन नहीं करा पढ़ाने का पर देख लो। अगर अपन 1 मोल लें कार्बन 12 का, सो एक मोल में आपको एक कार्बन एटम का मास पता है, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 एएमयू, करेक्ट। तो Na कार्बन एटम का मास कितना होगा, Na से मल्टीप्लाई कर दो। और Na कार्बन एटम कितने उसमें होते हैं, एक मोल में होते हैं। एक मोल कार्बन एटम मटेरियल लोगे तो उसमें Na कार्बन एटम होंगे। एक कार्बन एटम का मास 12 एमयू है तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, Na इंटू 12 एमयू। और 1 मोल कार्बन एटम का मास ग्राम में हमें पता है कितना होता है, 0.012 केजी, किलोग्राम में एक मोल का मास आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। और ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड में Na की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने ये, और ये 12 एमयू यहाँ पे। सो इस 12 को रहने दो और इस पूरे को यहाँ पे अगर नीचे लेके आ जाओ तो राइट हैंड साइड में 1 एमयू बचेगा। सो 1 एमयू और ये हमारे पास हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास केजी में आ जाएगा। जिस तरह से ये केजी में आया है ये मास का फॉर्मूला है। और अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है हमें तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन की इक्वेशन होती है mc²। सो m को जो है एनर्जी अपॉन c² की यूनिट में भी लिखा जाता है। सो यहाँ पर जो एएमयू है इस
को मास, ये मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो इसको यहाँ पे MEV अपॉन सी स्क्वायर की यूनिट में भी लिखा जा सकता है। MEV अपॉन सी स्क्वायर के लिए नीचे सी स्क्वायर है, इसलिए अपन को ऊपर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर ऊपर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। और मेगा के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, लेकिन कैपिटल M होता है 10⁻6, तो 10⁻6, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 10⁻13 आ रहा है। तो हमारे पास में MEV अपॉन सी स्क्वायर में ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सो 1 AMU जो आता है वो आता है 931.5 MEV अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, 1 MEV में इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपके पास में नहीं आएगी, ये जाने दो। अब यहाँ पे आपके पास में आता है, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा? न्यूक्लियस का मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हमारे पास में ये एटम ले रहे हैं तो उसमें Z प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, ZMP। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A-Z Mn। ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं न्यूक्लियर मास डेंसिटी, जो हमने अभी अभी देखा है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अभी अभी हमने न्यूक्लियस का मास निकाला था, उसके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने अभी अभी देखा, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऑलमोस्ट इक्वल माने और उसे कैपिटल Mn से रिप्रेजेंट करें, तो इस Mn की जगह भी Mn आ जाएगा और इस Mp की जगह भी Mn आ जाएगा। फिर Mn कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। R क्यूब की जगह हम R0 की पावर 3 इंटू A रख देंगे, ऊपर जो रिलेशन हमने पढ़ा था। और यहाँ A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सबकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 10⁻17 आ रहा है, जो कि न्यूक्लियर डेंसिटी है। और ये हमें कांस्टेंट मिला है और ये बहुत हाई मिला है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास आ चुका है। ये मास डेंसिटी निकाला। अगर हम नंबर डेंसिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर अपॉन वॉल्यूम आएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है A और वॉल्यूम आ जाएगा ये। नीचे R क्यूब की वैल्यू रखी, A से A को कैंसिल आउट किया, इसकी वैल्यू रख दी 3/4πr0 क्यूब, तो ये आ रहा है 10⁻14। ये न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ अर्थ वुड कंसिस्ट ओनली न्यूक्लियर, अर्थ में अगर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, केवल न्यूक्लियस ही होते, तो इसकी रेडियस क्या होती है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अर्थ की डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास में न्यूक्लियर डेंसिटी है तो 10⁻17 आ जाएगा। मास हमारे पास रख दिया हमने, वॉल्यूम हमने रख दिया, ये हमें आर निकालना है। सो बस इसको सॉल्व करके आर निकाल लो। ये आर निकाला हुआ है यहाँ पे, 243 मीटर आ रहा है अर्थ की रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, ये कितना बड़ा है उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री बट इट्स डेंसिटी इज हाई अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, सो वी कैन कंसीडर न्यूक्लियस एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, अगर आप इतना बड़ा स्फीयर न्यूक्लियर को मानते हो तो सेंटर में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद में थोड़ा एक रेडियस होती है, मान लीजिए कैपिटल R, जहां तक रेडियस बहुत, डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, कहाँ तक, R रेडियस तक। उसके बाद में डेंसिटी लाइट होने लग जाती है। तो शार्प बाउंड्री नहीं है, ब्लर बाउंड्री होती है। ठीक है, सो अगर R की वैल्यू जो है कैपिटल R से कम लोगे तो डेंसिटी हाई होगी, और अगर आपका पॉइंट R से बाहर ले लोगे तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लो हो जाएगी। सो यहाँ पर डायग्राम में तीन वो बनाए हुए हैं। सो सबसे पहले देखिए, कैपिटल R रेडियस का ये है, यानी यहाँ तक जो डेंसिटी है वो बहुत हाई दी हुई है। सो रो की वैल्यू है हाई जब R की वैल्यू लेस देन R होगी, लो जब बहुत हाई होगी। बहुत हाई को मान लीजिए कांस्टेंट बोल देते हैं तो रो नॉट, और बहुत लो को जीरो मान लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो रो अपने पास कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी कर्व कैसे होता है? ये एक्सपेरिमेंटल कर्व बना है। इस कर्व को हम इसमें से ना पढ़ के बेटर है दूसरी वाली बुक से पढ़े। देखो, एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियस की रेडियस है, उसका एक्सपेरिमेंटल चार्ज डेंसिटी का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ को पहले ध्यान से देख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आया, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला जो है वो अपन देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में ये है, वर्टिकल एक्सिस पे है न्यूक्लियस की चार्ज डेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है रेड डिस्टेंस, है ना, उसकी डिस्टेंस है। सो जीरो पे ऑब्वियसली हमें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी मिल रही है।
उसके बाद में देखो ये कुछ हद तक कांस्टेंट आ रही है, करेक्ट, कुछ हद तक ये कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ तक आते आते इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो 90% हो जाती है, करेक्ट। तो हम यहाँ तक आते आते इसकी डेंसिटी 90% हो जाएगी। और एग्जैक्ट हाफ कहाँ पर होती है, ये देखो 0.5 हाफ जो होती है वो कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर होती है। तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, कैपिटल आर पे। अब ये अपन को प्रूव करना है कि जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है, तब रो की वैल्यू जो है वो अपने मैक्सिमम की हाफ हो जाती है या नहीं, हमारे फॉर्मूले में हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से जो वो डिक्रीज होते 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 बिल्कुल भी 10% रह जाती है, वो पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो ग्राफ होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में ये होता है, एक तो ये फॉर्मूला है, और अगर आप इसमें इस ए को नए कांस्टेंट के फॉर्म में रखो, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम हमारे नोट से चले तो हमारे नोट्स के अंदर ये वाला डायग्राम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और फॉर्मूला लिया है रो नोट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल के स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। हमें प्रूव करना है कि जब आर की वैल्यू आर हो जाती है तो रो की वैल्यू अपनी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। तो चलिए रखते हैं। सो जैसे ही आर इक्वल टू आर रखेंगे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास आ जाएगा रो नोट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 0। तो वो एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रो नोट बाय 2। तो ये ग्राफ से हमें सही रिजल्ट मिल रहा है। सो ये हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये कांस्टेंट होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। तो यहाँ पे ये पी नहीं लिखना है एक्चुअली। तो देखो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था सेम उसी तरह से हमें न्यूक्लियस के लिए करना है। दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियन है अगर उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल है, तो हमारे पास में उसको हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, ऑर्बिटल को एल से करते हैं, स्पिन को एस से करते हैं, टोटल को जे से करते हैं, करेक्ट। सो हमारे पास में फॉर्मूले वही जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, फॉर्मूले हम जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स का है, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का है, करेक्ट। टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और जो उसका z कंपोनेंट है वो mgh होता है। mj की वैल्यू होती है 2j प्लस 1 होगी, माइनस जे सॉरी प्लस जे से माइनस जे होगी, यहाँ तक हमें पता है। स्पिन की बात अगर अपन करें तो उसकी प्लस माइनस हाफ स्पिन होगा, प्लस हाफ प्रोटॉन का होगा, माइनस हाफ न्यूट्रॉन का होगा। तो अगर अपन टोटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं किसी न्यूक्लियस का, मान लीजिए उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दोनों हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, J इज इक्वल्स टू प्रोटॉन का टोटल प्लस न्यूट्रॉन का टोटल। अब प्रोटॉन के टोटल के अंदर क्या आएगा, प्रोटॉन का स्पिन और प्रोटॉन का ऑर्बिटल। इसी तरह से Jn में क्या आएगा, न्यूट्रॉन का स्पिन प्लस न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल। ये हमारे पास हो जाएगा, सो Jp प्लस Jn हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है। ये हमारे पास है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर आइसोस्पिन। न्यूक्लियर आइसोस्पिन के बारे में देखो यहाँ से पढ़ो। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटॉन पी एंड न्यूट्रॉन एन पार्टिकल्स, और एमपी और एमएन की वैल्यू हमें पता है। और हम यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं कि आइसोस्पिन होता क्या है, यहाँ से देखो। Heisenberg suggested that proton and neutron may be considered as two different states of a nucleon in nuclear interaction। मतलब हाइजेनबर्ग ने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल नहीं है बल्कि एक ही पार्टिकल की दो स्टेट है। सो हाइजेनबर्ग के हिसाब से न्यूक्लियन हैज इंट्रिंसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट्स क्वांटम नंबर इज आई। उनका क्वांटम नंबर जो है वो आई है। इट्स बिहेवियर इज सेम एज दैट ऑफ अ स्पिन क्वांटम नंबर। दिस न्यू प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियन इज कॉल्ड आइसोबारिक स्पिन और आइसोस्पिन। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डेफिनेशन देना है आइसोस्पिन का, क्योंकि यहाँ पे जो आइसोस्पिन की डेफिनेशन दी हुई है वो यहाँ पे क्लियरली नहीं दी हुई है। ये यहाँ पे डायरेक्टली पता है, हाइजेनबर्ग गिव द कंसेप्ट दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द टू स्टेट ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियन। तो उससे कहा जा रहा है, और प्रोटॉन बिहेव सेम पार्टिकल, और द कंपोनेंट्स ऑफ आइसोस्पिन जो होता है वो प्लस हाफ होता है प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए माइनस हाफ। यही हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस सजेशन द आइसोस्पिन ऑफ न्यूक्लियन इज अस्यूम टू आई इज इक्वल्स टू 1/2, और आई की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी, और इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ प्रोटॉन के लिए होगा और माइनस हाफ न्यूट्रॉन के लिए होगा, ठीक है। यहाँ से हमें आइसोस्पिन के बारे में पता चल गया, बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट। आइसोस्पिन में आपको इतना ही लिखना है, न्यूक्लियर आइसोस्पिन में आपको इतना ही लिखना है, ओके।
इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।